हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने में लगे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की यानी कक्षा 10 की साइंस यानी विज्ञान पढ़ने वाले हैं। और विज्ञान में वो भी बायोलॉजी वाला पोर्शन शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो विज्ञान है वह 3 भागों में बटी होती है। ठीक है ना। जैसे कि अगर जो साइंस की बात करें, जो साइंस है वो कक्षा 10 की या कोई भी साइंस है वह 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में। एक होती है भौतिक, जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। दूसरी हो गई रसायन, जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। एक हो गई जीव विज्ञान, एक हो गया जीव विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे, टॉपिक तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेंगे। जो हमारे साइंस का नंबर होता है ना, जो साइंस का नंबर होता है वह बोर्ड में होता है 100 नंबर। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। इस 100 नंबर में 70 नंबर का होता है क्या? पूर्णांक होता है। 70 नंबर क्या होगा? पूर्णांक होता है। और 30 नंबर क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल होता है, यानी टोटल बोर्ड में हमारे जो है कि 100 नंबर का होता है, जो कि 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है और 70 नंबर जो है कि लिखित होता है। यह हमारे बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर 70 से हम जैसे तीनों, क्योंकि साइंस का पोर्शन जो है कि 100 नंबर का है। इस साइंस में 3 भाग है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। अगर हम इससे क्या करें, 3 से भाग दे दें तो 23 दशमलव कुछ आएगा। कितना आता है? 23 दशमलव कुछ आएगा, लगभग 23 दशमलव कुछ आएगा, जो कि किसी भी बच्चे के लिए एकदम आसान होगा अगर वो थोड़ा सा मेहनत कर दे तो। ठीक है ना। जैसे कि इसमें भी सबसे ज्यादा पोर्शन जो है कि बायोलॉजी से कम 25 नंबर पूछ लिया जाता है। 25, कभी कभी 30 नंबर का भी पूछ लेते हैं। सबसे ज्यादा बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं, उस फिर भौतिक से, फिर रसायन से। ठीक है ना। तो ये हमारे बोर्ड के तरीका है जो पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस है, लेकिन आज हम लोग बायोलॉजी शुरू करने वाले। क्या शुरू करने? बायोलॉजी। तो हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। यह बायोलॉजी अगर देखा जाए तो लैटिन भाषा है। कौन सा भाषा है? लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा। इसी लैटिन भाषा को हम ग्रीक भाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीक भाषा। तो जो बायोलॉजी शब्द है ना, जो बायोलॉजी शब्द है, यह किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। ठीक है ना। यह ग्रीक भाषा में जो बायोलॉजी है ना, इसके 2 शब्द होते हैं। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है बायोस और दूसरा शब्द है लोगोस। ठीक है। यानी बायोलॉजी जो है वह लैटिन भाषा के, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। अब बात करना बायोस का मतलब क्या होता है। जो बायोस है, इस बायोस का अर्थ क्या होता है? तो जो बायोस का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है लाइफ। क्या मतलब होता है? लाइफ। लाइफ मतलब आप लोग सभी लोग जानते होंगे क्या होता है? जीवन। लाइफ मतलब जीवन। अगर लोगोस के अर्थ की बात करें, ठीक है ना, तो लोगोस के जो अर्थ की बात होता है, इसका होता है टू स्टडी। टू स्टडी यानी क्या करना? अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। अब आप लोगों से जब बचपन में आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछा गया होगा, विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, सब पूछा जाता है। तो अब यहाँ से परिभाषा निकल के आ सकती है। अगर कोई पूछे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी की परिभाषा बताइए, तो यहाँ से देखिए
क्योंकि बायोस का अर्थ है क्या, जीवन, और लोगोस का अर्थ है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। यानी जीवन किसका होता है, जीवों का होता है, मनुष्यों का होता है, जंतुओं का, जानवरों का होता है। तो किसी भी जीव के जीवन के बारे में अध्ययन करना, यानी जीवों के जीवन के बारे में क्या करना, अध्ययन करना। या हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जीवन और यहाँ पर अध्ययन, इन दोनों शब्द को मिलाएंगे, इसका मतलब जीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या सीधे सीधे ऐसे बोलते हैं जीवधारियों के बारे में पढ़ना ये क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब ये तो बात इतना हो गया, लेकिन सबसे पहले कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द है, यह किसने दिया था, बायोलॉजी शब्द का, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो अगर लैटिन भाषा में, ग्रीक भाषा की बात करें, जो ग्रीक भाषा में, ठीक है, जो ग्रीक भाषा है, इसमें सबसे पहले जीव विज्ञान का प्रयोग यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लीनियर। कार्ल लीनियर ने 1736 में, कितने में, 1736 ईस्वी में किया था। यानी लैटिन भाषा में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का उपयोग कार्ल लीनियर ने किया था। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, या आधुनिक समय में, या आधुनिक, हम इसको साफ कर रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग आधुनिक काल में, ठीक है ना, जो इस समय हम जिसको जान रहे हैं, ठीक है ना, आधुनिक युग में, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, ठीक है ना, उपयोग किया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रेविरेनस। क्या नाम था, ट्रेविरेनस नाम था। ठीक है, ट्रेविरेनस थे फ्रांस के, कहाँ के थे, फ्रांस। पूछा जाता है कि सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक कहाँ के थे, तो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। और एक वैज्ञानिक और थे, एक वैज्ञानिक और थे, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं लैमार्क। क्या बोलते हैं, लैमार्क। इन दोनों ने ही बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था, प्रयोग किया था। कब किया था, 1802 ईस्वी में किया था, 1802 ईस्वी। कहीं कहीं आपको 1801 ईस्वी भी दिख जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी ने 1802 ईस्वी माना गया है, इसलिए इसको हम सही मानेंगे। जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, या आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का नाम किसने दिया था, या सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का उपयोग किसने किया था, तो वह एक वैज्ञानिक थे ट्रेविरेनस, जो कि फ्रांस के थे, और लैमार्क, लैमार्क भी यह जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इन दोनों ने जो है कि बायोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के पितामह या फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है ना, यानी फादर का मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम लोग को जन्म दे उसी को हम लोग फादर कहते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली हम लोग समझ लेते हैं जो हमको जन्म दिया है वो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिता बोलते हैं। लेकिन किसी की अगर खोज कर दिया जाए तो उसके भी जनक वही कहलाएंगे। तो अगर जो बायोलॉजी के जनक की बात करेंगे, जो बायोलॉजी की जनक, ठीक है ना, तो जो बायोलॉजी के जनक है वो अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। ठीक है, इनको हेरोडोटस भी बोलते हैं। ठीक है ना, हेरोडोटल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको मिटा रहे हैं। बायोलॉजी को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला विज्ञान है प्राणी विज्ञान। कौन सा विज्ञान, प्राणी विज्ञान। ठीक है,
प्राणी विज्ञान को हम लोग जंतु विज्ञान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। प्राणी विज्ञान को हम लोग जंतु विज्ञान भी कहते हैं। जंतु विज्ञान को अगर इंग्लिश की बात करें तो जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। दूसरा हमारा है वनस्पति विज्ञान। कौन सा? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, पहला प्राणी विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं। और एक विज्ञान और है, उसे विज्ञान तो बायोलॉजी के बहुत हैं, अब इनमें से फूट इसमें में फूटेगा, कई शाखाएं निकलेंगी, इसमें से निकलेगा कई शाखाएं। इधर जो सूक्ष्म वैज्ञानिक एक है, सूक्ष्म विज्ञान। ठीक है, यह जो विज्ञान है 3 भागों में। अब ये आगे चलकर इनसे सब बहुत सी शाखाएं बनेंगी, बॉटनी से यानी वनस्पति विज्ञान से, सूक्ष्म विज्ञान से, और प्राणी एवं जंतु विज्ञान को भी कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, बस अभी लेकिन इतना ही मेन है कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान को हम लोग 3 भागों में यानी बायोलॉजी को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी के जनक यानी प्राणी विज्ञान के जनक पूछा जाता है खूब। प्राणी विज्ञान के जनक यानी पितामह पप्पा जी कौन है? तो इनके पप्पा जी हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। पूछ लिया जाएगा कि अरस्तु को क्यों माना जाता है? अरस्तु को क्यों माना जाता है? पूछ ऐसा भी हो सकता है आपसे कोई पूछा कि पूछ ले कि अरस्तु को ही जंतु विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक क्यों माना जाता था? माना जाता है, जाता नहीं है। तो इन्होंने एक बुक लिखा था। इनके बुक का अगर पूछ लिया जाए कि क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। कहाँ है भैया जनक माना जाता है? ठीक है, तो जनक इसलिए माना जाता है कि इन्होंने एक बुक लिखा था। क्या लिखा था? बुक यानी किताब लिखी थी। ठीक है ना, उस किताब में इन्होंने कम से कम 500 कितने 500 प्रकार के, कितने प्रकार के? 500 प्रकार के जंतुओं का, इसका जंतुओं का वर्णन किया था। 500 प्रकार के जंतुओं का मतलब ये नहीं 500 प्रकार। अगर जैसे हम लोग गाय की बात करें तो गाय में बहुत सी प्रकार की गाय है। कोई कहता है देसी गाय या जर्सी गाय है, सहवाल गाय है या सिंधी गाय है। उसी प्रकार से इन्होंने 500 प्रकार के, क्योंकि गायों की प्रकार है, गाय की प्रजातियां हैं, तो 500 प्रकार की प्रजातियों का या 500 प्रकार की प्रजातियों का इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। जंतुओं का क्या किया था? अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद उस बुक में अपना सारा जानकारी, पूरा डेटा क्या किया था? लिख दिया गया था। अगर इस बुक की नाम पूछा जाए, बुक का क्या नाम, ठीक है ना, तो पूछा जाता है इस बुक का नाम है हिस्टोरिया क्योंकि हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री। आम जंतुओं के इंग्लिश में आप लोग सभी लोग जानते होंगे क्या बोलते हैं? एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल। तो एनिमल से एनिमेलिया निकला। क्या निकला? एनिमेलियम। यह बुक का नाम है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। किसका? अरस्तु के किताब का नाम है, जिस किताब में उन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं क्या किया था? अध्ययन किया था। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। ठीक है ना, क्योंकि प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान को ही हम बोलते हैं जूलॉजी, जिसके जनक अरस्तु हैं। इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं को अध्ययन किया था। उसको अध्ययन को हम एक किताब में संयोज कर लिखा था, जिसे हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया कहा गया। ठीक है ना, अब आगे हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान पर। किस विज्ञान पर? वनस्पति विज्ञान पर। जो वनस्पति विज्ञान की अगर जनक की बात करें, ठीक है ना,
तो इनके जनक जो है कि यानी इनके पिताजी पापा जी कहते हैं ना पापा पापा पापा, तो वनस्पति के पापा जो है कि कौन है, थियोफ्रेटस है। कौन है, थियोफ्रेट्स है, थियोफ्रेट्स। यह एक वैज्ञानिक है, ठीक है ना, जिन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक माना। क्यों माना जाता है, अब इसको भी पूछा जा सकता है कि भैया काहे माना जाता है, ऐसा इन्होंने कौन सा कमाल कर दिया, ऐसी कौन सी जो है कि क्यों माना जाता है, यानी ऐसा इन्होंने क्या अजूबा दिखा दिया कि इनको हम लोगों ने वनस्पति विज्ञान का जनक कह दिया। क्या इन्होंने पैदा किया था वनस्पति विज्ञान को, नहीं, वनस्पति विज्ञान के बारे में इन्होंने क्या किया था, पढ़ा था, जानकारी दिया था। इन्होंने भी एक बुक लिखा, अपनी एक किताब लिखी थी, ठीक है ना, क्या लिखा था, किताब लिखी थी। और इस किताब में इन्होंने भी लगभग कितने 500 प्रकार के, कितने 500 प्रकार के पादपों का, इसके पादपों का यानी पौधों का, पेड़ों का अध्ययन किया था। क्या किया था, अध्ययन किया था। इन्होंने अपनी बुक यानी थियोफ्रेटस ने अपनी एक बुक थी, उस बुक में 500 प्रकार के, जैसे हम लोग आम खाते हैं वहां, कोई कहता है हम दशहरी आम खाते हैं, कोई कहता है लंगड़ा, कोई कहता है चौसा, ठीक है ना, तो ये सब क्या आम के प्रकार है, यानी आम की प्रजाति है। उसी पर इन्होंने 500 प्रकार के, ये तो देखा जाए इसके अंतर्गत हजारों आ जाएंगे पादप, लेकिन ये 500 प्रकार के पादपों क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद एक बुक में एक इसका क्या किया, संकलन किया, यानी समोजित किया अपने अध्ययन को, कि आगे चलकर और वैज्ञानिक इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस बुक का नाम है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पादप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लांट, पौधों को क्या बोलेंगे, प्लांट, ट्री नहीं, ठीक है ना, पेड़ वाला नहीं लिखना है, प्लांट, ठीक है ना, तो प्लांट बोलते हैं। तो इसका जो है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम बोलते हैं, ठीक है। जो इन्होंने अपना किताब लिखा था इसको बोलते हैं प्लांटेरम, ठीक है ना, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और सूक्ष्म विज्ञान के जो जनक होते हैं उनको हम बोलते हैं लीवेनहॉक, ठीक है ना। इन्होंने वैसे कोई किताब नहीं लिखी है, सूक्ष्म विज्ञान के जनक है लीवेनहॉक। इतनी से पूरी जानकारी है, ठीक है। यह थी बायोलॉजी की कहानी, पूरी बायोलॉजी की कहानी थी। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया और खूब भी पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अब हम लोग आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हम लोग क्लास 10th यानी कक्षा 10 का जो है कि बायोलॉजी पोर्शन पढ़ने वाले थे, जीव विज्ञान पोर्शन पढ़ने वाले थे। और जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वह है जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक एक बारे में। पहली बात, इस जो भी हम चीज समझाएं, अगर इसका PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और मैसेज भेजकर आप व्हाट्सएप पे अपने जो है कि नोट्स मंगा सकते हैं, पूरा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं जैव प्रक्रम, जो कि क्लास 10th का है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। इस चैप्टर से कम 4 से 5, 4 तो नहीं 3 तो पक्का क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को एकदम बहुत बढ़िया से मन लगा पढ़ना है, क्योंकि क्या करना है, हमें बोर्ड में बहुत बढ़िया नंबर लाने हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे जैव प्रक्रम, किसकी बात करेंगे, जैव प्रक्रम की बात करेंगे। जैव प्रक्रम को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। पहले हम इसकी जो है कि बेसिक जानकारी जानेंगे, ठीक है ना। बेसिक का मतलब कि जैव प्रक्रम है क्या, आखिर ऐसी कौन सी है जिसे हम जैव प्रक्रम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के अंतर्गत पाचन तंत्र, श्वसन, उत्सर्जन आदि चीजें आती हैं, ठीक है। तो देखो इसमें 2 शब्द छुपे हुए हैं, सभी लोग को दिख रहा होगा एकदम साफ साफ, एक है जैव प्रक्रम और एक है प्रक्रम। अगर हम जैव का अर्थ की बात करें, जैव के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है क्या, लाइफ होता है। क्या अर्थ होता है, लाइफ अर्थ होता है, यानी जीवन होता है। क्या होता है, जीवन होता है। अगर वही प्रक्रम की बात करें तो जो प्रक्रम है इसका जो अर्थ होता है
इसका अर्थ होगा क्या, प्रक्रियाएं होगी। क्या होंगी, प्रक्रियाएं या प्रक्रिया या क्रियाएं, क्या कहेंगे, क्रियाएं। यह प्रक्रम का अर्थ है, प्रक्रिया या क्रियाएं, प्रोसेस, आप लोग पढ़ते होंगे प्रोसेस, प्रोसेस माने क्रिया, प्रक्रिया। उसी प्रकार लाइफ यानी जीवन, ठीक है ना, जीवन तो आप लोग सभी लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इसको जीवन और प्रक्रिया को जोड़ दें तो जैव प्रक्रम का अर्थ निकल कर आ सकता है, ठीक है ना, जैव प्रक्रम का परिभाषा निकल कर आ सकता है। क्योंकि जीवन किसका होता है, जीवों का होता है, जीवन किसका होता है, जीवों का होता है ना। तो जीवों को जीवन बनाए रखने के लिए या जीवों को जीवित रखने के लिए सामूहिक रूप से जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है ना, वह क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम कहते हैं। कैसे भैया, क्योंकि जीवन किसका होगा, जीवन होगा जीव का, किसका होगा, जीव का। और जीव जीने के लिए कुछ क्रियाएं करता होगा। क्रियाएं का मतलब क्या करता होगा, खाना, हम लोग जीने के लिए क्या करते हैं, खाना खाते कि नहीं खाते, खाना खाते, बताइए। जब खाना खाएंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगा, तभी तो कार्य करेंगे, तभी तो जिंदा रहेंगे। तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं कि भोजन करते हैं। क्या करते हैं, भोजन। भोजन का मतलब ही है कि एक थरिया खाना खाते हैं। क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है ना। खाना खाना एक प्रक्रिया ही तो हो गई। यह खाना खाना हमारा कहलाता है पोषण। क्या कहलाता है, पोषण प्राप्त करना। क्या कहलाता है, पोषण प्राप्त करना। यह पहली प्रक्रिया है। खाना खाना पोषण के अंतर्गत आता है, पोषण प्राप्त करने के अंतर्गत आता है। तो हम जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, यानी पोषण प्राप्त करते हैं। और पोषण यानी जैसे हम खाना खाते हैं तो उसको पचाते हैं, और पचाने के लिए जैसे हमें गेहूं को पीसना हो, उसको छोटा छोटा करना हो तो लाइट की आवश्यकता होती है, बटन टिपे डालें और चलने लगता है। उसीलिए जब श्वसन हम करेंगे, क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस जो है कि बिजली का काम करता है। किसके लिए, हमारे पेट के अंदर भोजन के लिए। जैसे ही सांस हम लेते हैं, ये भोजन को क्या करता है, तोड़ देता है। जो ऑक्सीजन होता है वो भोजन क्या करता है, तोड़ने लगता है, तोड़ के छोटा छोटा कर देता है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा श्वसन। क्या हो जाएगा, श्वसन, यह श्वसन, ठीक है। श्वसन के बाद होता है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। जो श्वसन होता है, इस श्वसन के बाद हम करते हैं क्या, परिवहन। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना से जो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा को पूरे शरीर में क्या करना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमें बोलने के लिए जीभ को क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हाथ हिला रहे हैं तो हाथ को हिलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा कहाँ से जाती है, खाना से मिलता है। तो खाना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ेगा, यानी परिवहन, परिवहन। और चौथा पॉइंट हो जाएगा उत्सर्जन, जो हम लास्ट में करते हैं, खाना खा के अपशिष्ट पदार्थ यानी मल को बाहर करते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। ये सब क्या है, अगर देखा जाए तो यह प्रक्रियाएं हैं। कौन सी प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं, जैव क्रियाएं। कौन सा है, जैव प्रक्रम। अभी हमने क्या कहा, जीवों को जीवित रखने के लिए या जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, यानी सामूहिक रूप से सभी प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। जैव प्रक्रम का अगर उदाहरण कोई पूछ ले, भैया जैव प्रक्रम का उदाहरण बताइए, तो यही जैव प्रक्रम का उदाहरण है भैया, यह उदाहरण हो गया। ये क्या है, उदाहरण। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन क्या है, जैव प्रक्रम के उदाहरण है। क्योंकि हम पोषण यानी खाना खाकर जीवित रहते हैं, सांस लेकर जीवित रहते हैं, परिवहन यानी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जीवित रहते हैं, और एक है उत्सर्जन, ठीक है ना। थोड़ा पानी ले, जीवित रहते हैं। तो ये सब प्रक्रिया हमें जीवित रखने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैव प्रक्रम की परिभाषा कोई पूछे तो बता लेंगे ना आप लोग, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। पोषण पढ़ेंगे, फिर श्वसन पढ़ेंगे, फिर परिवहन पढ़ेंगे और फिर उत्सर्जन पढ़ेंगे।
और ये एक बाकायदा पूरा चैप्टर बना के रखा हुआ है, पोषण का, शोषण का, परिवहन का, उत्सर्जन। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा पोषण, कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, पोषण प्रकार प्राप्त करने वाले जंतु किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, यानी टॉपिक शुरू हो रहा है, कौन सा, पोषण शुरू हो रहा है। अब पोषण को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, अरे मरी तो दुखा। ठीक है, अब यह पोषण पूछा जाता है, पोषण कहते किसे हैं। ठीक है ना, पोषण कहते किसे हैं, क्योंकि हम पोषण अभी पढ़े, खाना खाते तो ये क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है ना, हम लोग एक एक शब्द लिखेंगे, जैसे कि जीवों के द्वारा क्या करना, भोजन, भोजन ग्रहण करना, जीवों के द्वारा क्या करना, भोजन को ग्रहण करना। और भोजन को ग्रहण करने के बाद भोजन को ग्रहण करना, जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना। ठीक है ना, और ग्रहण करने के बाद भोजन का क्या करना, पाचन करना। क्या करना, पाचन करना। और पाचन के बाद पाचन से ऊर्जा प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, और इस ऊर्जा का उपयोग, इस ऊर्जा का उपयोग किसके लिए करना, शरीर के विकास, ठीक, एवं अनुरक्षण अनुरक्षण करने के लिए या करना ही, अनुरक्षण करने के लिए उपयोग करना ही क्या कहलाएगा, पोषण कहलाता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते, यानी पूरी परिभाषा, यानी पोषण किसे कहते हैं, तो जीवों के द्वारा क्या करना, भोजन को ग्रहण करना, यानी खाना। तो खाना खाते हो तो क्या करते हो, उसको पचाते हो, और पचाने के बाद क्या करते हो, उसको ऊर्जा प्राप्त करते हो, और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद उस ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं शरीर के विकास एवं वृद्धि के लिए। किसके लिए, विकास एवं वृद्धि के लिए। और जैसे ही शरीर का विकास एवं वृद्धि होगा तो हो सकता है आगे चलकर कुछ उसमें हड्डियां हमारी टूट जाए, कोशिकाएं टूट जाए, इसके लिए उसका अनुरक्षण, यानी शरीर के बचाव के लिए उस ऊर्जा का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यह था हमारा पोषण। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल कोई भी पूछ सकता है भैया पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, उसे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाता है। अब बात है पोषण, ठीक है, कि आवश्यकता क्यों पड़ती है। सवाल खूब पूछा जा सकता है कि भैया खाना कहाँ खाते हो, खाना क्यों खाते हो। अगर तुमसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, कि पोषण क्यों आवश्यक, पोषण जो है कि पोषण क्यों आवश्यक, ठीक है, या
भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, ये सवाल खूब पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है ना, पूछा जाता है कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है और पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। भैया ये सभी लोग बताओ, सब लोग जानते होंगे क्यों होती है। क्योंकि जो भोजन होता है, ठीक है ना, पहला पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हो, अगर पेपर में लिखना है तो भोजन खाने से हमें, भोजन खाने के लिए हमें निम्नलिखित आवश्यकता पड़ती है, या भोजन से हमें काहे की आवश्यकता पड़ती है, इस सब बारे में लिखेंगे पहला पॉइंट जान के। ठीक है ना, कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो भैया हम भोजन खाते हैं क्या, उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? ऊर्जा प्राप्त करते हो कि नहीं करते हो, सभी लोग बताओ। भोजन करते हो किसके लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, और जैसे ही ऊर्जा प्राप्त करते हो, उस ऊर्जा का उपयोग किसके लिए होता है? शरीर के लिए होता है। इस ऊर्जा का उपयोग शरीर के विकास एवं वृद्धि के लिए। ठीक है ना, भोजन क्यों आवश्यक है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। भोजन क्यों आवश्यक है? शरीर के विकास एवं वृद्धि के लिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ठीक है, शरीर, अगर हम खाना नहीं खाते, क्या खाना न खाएं, ठीक है ना, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम रोगी नहीं हो जाते हैं। 4-5 दिन नहीं खाना खाते तो बहुत दर्द हो रहा है पेट में, लग रहा है बीमार है, ऐसी हालत हो जाती है ना। लेकिन ऐसी हालत कहाँ होगी, क्योंकि खाना हम नहीं खाते। जब खाना खाएंगे तो कोई रोग नहीं होगा। तो शरीर को रोगों से बचाने के लिए, किसके लिए? बचाने के लिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट और भी लिख सकते हो, जब हम खाना खाएंगे शरीर में हमारे ऊर्जा रहेगी तो हमारे शरीर के सभी पार्ट, हार्मोन्स, एंजाइम, ये सब क्या करेंगे, रासायनिक पदार्थ सब क्या करेंगे, काम करेंगे। और जब काम करेंगे तो जो हमारे शरीर में अगर मान लो चोट लग जाती है, क्या लग जाती है, चोट लग जाती है, घाव लग जाती है, ठीक है ना, या कोई कोशिका टूट जाती है, टूट या फूट जाती है, उसकी मरम्मत के लिए किसकी आवश्यकता होगी? भोजन की आवश्यकता होती है। पूछा जाता है, खूब ज्यादा पूछा जाता है। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पूछने लायक है नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा पूछा गया है कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम बता देंगे, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर की विकास एवं वृद्धि के लिए, और तीसरा पॉइंट है शरीर से रोगों के बचाने के लिए। ठीक है ना, और दूसरा है, और अगला है चोट घाव। ये तो देखो अगर रोग में आ जाएगा, ये वाला जो चैप्टर है, जो चौथा पॉइंट है, इसके अंतर्गत आ सकता है कि कोई चोट लग गई, घाव लग गई, या कोई कोशिका टूट फूट गई, उसकी मरम्मत के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि भोजन नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हार्मोन्स, एंजाइम हमारे शरीर के काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो जो है कि काम गड़बड़ हो जाएगा, और तुम धीरे धीरे निकल लोगे भगवान का। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पोषण के प्रकार की। बात किसकी बात करेंगे? पोषण के प्रकार की बात करेंगे। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, ठीक है ना, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पोषण होता है वह नॉर्मली 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार के। मैं पूरी चीजें इसी तरह लिख के समझाऊंगा। अगर इसके संबंधित पूरी परिभाषा आपको चाहिए एकदम लिखा हुआ हाथ से, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, जिसका नाम है शारदा नंदन क्लासेज। उसपे सभी भी नोट्स, यानी पूरे विषयों के भी नोट्स मिलेंगे, आप वहां पर इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जो पोषण होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण,
और दूसरा है विषमपोषी पोषक। इसमें बस हमें एक समझना है, दूसरा अपने आप समझ लेना है, उसमें ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसको अपने से भी लिख सकते हो बना के, ठीक है ना, आप लोग इसे अपने से भी बना के लिख सकते हो। जैसे स्वपोषी पोषण, पोषण का मतलब तो हम समझा चुके हैं, पोषण किसे कहते हैं। देखो इसमें दो शब्द छुपे होंगे, स्वपोषी यानी स्व मतलब स्वयं से, स्व मतलब अगर हम स्व को बाहर निकाल लें तो जो स्व का अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, स्वयं। क्या होगा, स्वयं से। पोषी मतलब पोषित करने वाले, पोषण मतलब प्राप्त करने वाले, खाना खाने वाले। तो इसका जो परिभाषा हो जाएगी ना, जो इसकी परिभाषा हो जाएगी, लाइट कट गई, साफ आउट ना रह देता हूँ। स्वयं से यानी जो जीव अपना भोजन, जो जीव अपना भोजन कैसे स्वयं से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, स्वयं से बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं से बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। और जो विषम पोषी होती हैं, यह भोजन के लिए दूसरे पर, किस पे, दूसरे पर निर्भर होते हैं। किस पर होंगे, दूसरे पर निर्भर होते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं से नहीं बना सकते हैं वह स्वपोषी पोषण विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। और जो जीव अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और इसका उदाहरण बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भैया बताइए स्वपोषी पोषण वाले जीव कौन से हैं। तो जो हरे पादप होते हैं, हरे पादप होते हैं, और कुछ जो जीवाणु भी आते हैं इसमें, अपना जो भोजन क्या करते हैं, स्वयं से बना लेते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पूछा जाता है कि जो स्वपोषी जीव होते हैं, जो स्वपोषी पोषण वाले जीव होते हैं, वह किस प्रक्रिया द्वारा या किस विधि द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये हरे पादप और जीवाणु क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। और विषम पोषी पोषण की जीव की बात करें तो यह तो सबसे बड़ा निकम्मा आदमी सबसे इंसान हो गया है। आजकल तो और ही बहुत दशा खराब कर रखी है इंसानों ने, जिसकी वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से आज गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच रही है। तो यह जो इंसान है ये बहुत ही बेरहम और बेकार आदमी होता है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो जो इसका उदाहरण होता है सबसे मुख्य वाला तो मनुष्य हो जाएगा। मनुष्य भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है ना। जैसे कि तो कैसे दूसरे पर होता है, कोई दूसरा पकाता है, कोई दूसरा लाता है, कोई और कहीं से खन के लाता है। अगर आलू खाना है, साग खाना, तो कहीं और से आता है कि नहीं आता है, आता है ना। और आता है तो मनुष्य दूसरे पर निर्भर हुआ कि नहीं हुआ। जानवर भी हो गए, ठीक है। ये सब क्या है, विषम पोषी पोषण। अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से, क्योंकि बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अभी हमारी यहाँ लाइन कट गई है, ठीक है। तो बस यहीं तक, धन्यवाद। का से भयल